सूरजपुर नाम के गांव में सिया नाम की लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी सुधीर का एक्सीडेंट होने की वजह से वो अपाहिज बन गए थे। सिया की माँ शारदा लोगों के यहाँ काम करके घर का गुजारा किया करती थी। एक दिन सुधीर को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए सुधीर पानी पीने के लिए बेड से नीचे उतर रहा था। तभी वो जोर से जमीन पर गिर गया और बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन शारदा वहाँ आ जाती है। अजी, आप ऐसे कैसे नीचे गिर गए? आप उठिए। शारदा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे आवाज लगा देते, उठने की क्या जरूरत थी? आखिर मैं कब तक तुम्हें ऐसी तकलीफ देता रहूंगा शारदा, भगवान ही जाने। ऐसा बोलकर शारदा सुधीर को उठाकर बेड पर बिठाती है। शारदा की नजर उसके सर पर लगे जख्म पर पड़ती है। तभी शारदा सुधीर से, आइंदा से आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे आवाज दिया करेंगे। मैं यही हूँ और मैं आज से काम पर भी नहीं जाऊंगी, समझे? अगर तुम काम पर नहीं गई तो हम क्या खाएंगे शारदा? सिया जब तक घर पर है तब तक मैं काम खत्म करके घर आ जाया करूंगी और बाद में दिन भर घर में ही रहूंगी। ऐसा कहकर शारदा सुधीर के सर को पट्टी लगा देती है और अपना काम करने चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कॉलेज से सिया वापस घर आ जाती है। वो घर में आकर अपने पिताजी के सर पर चोट देखकर सिया अपने पिताजी से, पिताजी, ये आपके सर को क्या हुआ? ये चोट कैसे आई? सिया बेटी, मैं पानी लाने के लिए उतरने की कोशिश कर रहा था तो नीचे गिर गया। छोटी सी चोट है बेटा, इतनी गहरी नहीं है। पिताजी, आप खुद का जरा भी ख्याल नहीं रखते। ऐसा कहकर सिया सुधीर के गले लग जाती है और अपनी पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। सिया पढ़ाई करके अपने माँ पिताजी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। रात के समय उसके मन में विचार आता है, अगर मैं कोई काम करूं तो माँ को भी मदद हो जाएगी। मैं कल ही जाकर जॉब ढूंढती हूँ। ऐसा मन में सोचकर सिया सो जाती है और दूसरे दिन जल्दी से अपने घर से निकलकर सिया कॉलेज में चली जाती है। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद सिया बाहर निकलती है। वो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमती है। तभी उसकी नज़र एक मेडिकल स्टोर पर पड़ती है। उस मेडिकल के सामने एक प्लेट लगी हुई थी। ये देखकर सिया बहुत खुश हो जाती है। सिया उस मेडिकल में जाकर मेडिकल वाले से, अंकल, यहाँ काम के लिए लड़कियाँ चाहिए थी। हाँ, मगर हमें पढ़ी लिखी लड़की मेडिकल पर काम करने के लिए चाहिए। अंकल, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ? मुझे सिर्फ आप काम बता देना और मैं कॉलेज में भी जाती हूँ। मैं कॉलेज करके काम पर आया करूँगी। ठीक है, मगर तुम्हें सब काम सीखना होगा। अंकल, आप मुझे सिर्फ एक बार समझा दीजिए, बाद में मैं मेरा काम करूँगी। और हाँ, तुम्हें महीने का 5,000 रुपये पगार मिलेगा। चलेगा अंकल, मैं कल से काम पर आ जाऊँगी। ठीक है। ऐसा कहकर सिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिया अपने घर आ जाती है। तभी वो शारदा से, माँ, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या हुआ सिया? आज बड़ी खुश लग रही हो तुम। माँ, मैंने कॉलेज करके जॉब करने का डिसीजन लिया है। इससे तुम्हें थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। मेरी बच्ची, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, आज से मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दिया करूँगी। इससे तुम पिताजी पे ध्यान दे पाओगी। बेटी, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मैंने जॉब ढूंढ लिया है और मैं कल से ही काम पर जाने वाली हूँ। ऐसा कहकर सिया खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर सिया अपना काम करने घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो मेडिकल में आ जाती है। तभी मेडिकल वाले अंकल से, नमस्ते अंकल, मुझे बताइए क्या काम करना है? तुम्हें जो भी कस्टमर आए उनका नाम और उन्हें दिए हुए मेडिसिन का नंबर लिख लेना है और ये सब हमारे कंप्यूटर में स्टोर करके रखना है। अंकल, आप मुझे सिर्फ एक बार समझा दीजिए, बाद में मैं मेरा काम करूंगी। मेडिकल वाला सिया को डेटा कैसे सेव करते हैं ये सिखाते हैं और थोड़ी देर के लिए घर चले जाते हैं। तभी सिया अपना काम मन लगाकर करती है। वो सब नई बातें सीख रही थी। उसका सीखने का जज्बा देख दुकान में काम करने वाला राजेश, तुम आज नई आई हो क्या इधर? जी, आज मेरा काम का पहला ही दिन है। अच्छा। ऐसा कहकर राजेश अपना काम करने चला जाता है। तभी वहाँ एक ग्राहक आकर कुछ सामान मांगता है। सिया को जो सामान पता था उसने जल्दी निकाल कर दिया, मगर कुछ टैबलेट उसको समझ में नहीं आ रही थी। तभी सिया ने राजेश की मदद लेकर ग्राहक को वो टैबलेट दे दी और उनका बिल बना दिया। सिया अब दोपहर के समय कॉलेज में जाने के लिए निकलती है। तभी मेडिकल वाला सिया से,
आने में ज्यादा देर मत करना, नहीं तो काम से निकाली जाओगी। अंकल, मैं सिर्फ 3 घंटे ही कॉलेज में जाने वाली हूँ। मैं मेरा लेक्चर खत्म करके जल्द ही आ जाऊंगी। ठीक है, अगर लेट हुआ तो तनख्वाह कम मिलेगी। जी। ऐसा कहकर सिया कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में जाकर सिया अपने क्लासेस अटेंड करती है और फिर से मेडिकल में आ जाती है। उसका आज का दिन तो अच्छा था। अब वो शाम के समय पर घर आ जाती है। तभी शारदा सिया से, आ गई बेटी तुम? आज पहला दिन कैसा रहा? माँ, आज का पहला दिन अच्छा रहा। मैं अभी खाना खाकर सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। हाँ बेटा, चलो खाना खाने बैठ जाते हैं। ऐसा कहकर सिया अपने घर वालों के साथ खाना खाने बैठ जाती है। अब हर रोज सिया काम पर वक्त से जाया करती थी। उसकी काम के प्रति लगन देख और उसके सीखने की चाह देख मेडिकल वाला खुश था। एक दिन मेडिकल में दोपहर के समय चोरी होती है। उस समय सिया मेडिकल में नहीं होती। उसे आने में देर हो जाने के कारण उसे कुछ नहीं पता था। अब मेडिकल मालिक सिया से, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। आज अगर तुम मेडिकल में होती तो मेरे मेडिकल में चोरी नहीं होती। इस समय मेरा मेडिकल कभी भी बंद नहीं रहता, मगर आज बंद था। यही चोरों ने देखकर चोरी की है। मगर अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी वजह से चोरी हुई है, ऐसा आपको लगता है? तुम आज 1 घंटा लेट आई हो और ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही हो। तुम जैसे गरीब लड़की पर विश्वास रखना ही मेरी गलती है। मगर राजेश भैया तो होंगे ना मेडिकल में? वो आज किसी काम से दोपहर से छुट्टी लेकर गया है और तुम होने के कारण मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ये सब सुन सिया के आंखों में आंसू आ गए। मुझे आने में देरी होने के कारण मेडिकल में चोरी हुई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम कल से काम पर मत आना, मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर मेडिकल वाला सिया को वहां से चले जाने के लिए कहता है। तभी सिया बहुत रोने लगती है। उसे अब क्या किया जाए ये सोचता ही नहीं। ये देख सिया चलते चलते रास्ता भटक जाती है और एक मंदिर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देख सिया भगवान से, तुम्हें तो मेरी परिस्थिति पता है ना भगवान, मगर मेरी मदद कोई नहीं करता। इतनी मुश्किल से मुझे जॉब मिला था, अब मैं मेरे घर में क्या बताऊं? ऐसा कहकर सिया एक जगह बैठकर बहुत रोने लगती है। तभी उसके पास एक सोनिया नाम की लड़की आती है। उसे देख, हे, तुम सिया हो ना? मैंने तुम्हें कॉलेज में देखा था। हाँ, मगर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं तुम्हें पहचानती हूँ, मैंने तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड लेते देखा था। अच्छा, मगर तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मेरी जॉब चली गई है, इसीलिए मन बहुत उदास है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। ऐसा कहकर सोनिया वहां से चली जाती है। सिया वहां ही बैठी थी। तभी एक औरत सिया के पास आकर, बेटी, ये लो ड्रेस तुम्हारे लिए। मैं मंदिर में हर दिन दान करती हूँ, ये लो। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? मेरी ओर से तोहफा समझकर रख लो। ठीक है। ऐसा कहकर सिया वो ड्रेस रख लेती है। अब सिया उदास मन से अपने घर चली जाती है। घर जाते ही सिया कमरे में जाकर ड्रेस निकाल कर देखती है तो वो ड्रेस उसे बहुत पसंद आता है। सिया वो ड्रेस पहनकर देखती है। उसके बदन पर वो ड्रेस बहुत ही सुंदर दिखता है। वही ड्रेस पहनकर सिया सो जाती है। उसकी माँ उसे देखने आती है तो सिया को सोता देख उसकी माँ, ये लड़की भी ना बिना खाना खाए सो गई, सुबह जल्दी उठ के उसे खाना दे दूंगी। ऐसा सोचकर उसकी माँ वहां से चली जाती है। अब सिया सुबह उठती है तो वो अपने ड्रेस को देखती है तो उसे वो ड्रेस सोने का दिखाई देता है। वो हाथ लगाकर देखती है तो वो सच में सोने का बन गया था। सिया मन ही मन में, अगर मुझे 1 महीने की तनख्वाह मिल जाती तो मैं घर में दे पाती, मगर मेरी नसीब में तो वो भी नहीं है। ऐसा कहकर सिया फिर से उदास हो गई। अब सिया देखती है कि उसके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं। ये देख सिया चौंक जाती है, ये पैसे कहाँ से आए? तभी उसकी नजर उस ड्रेस पर पड़ती है। वो ड्रेस बहुत चमक रहा था। तभी वो अपने हाथ में देखती है तो हाथ में पैसे दिखाई देते हैं। वो बहुत हैरान हो जाती है कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। अब सिया फिर से मांग के देखती है, मुझे अभी के अभी कुछ खाने की चीजें चाहिए। तभी उसके सामने बहुत से खाने के पकवान आ जाते हैं। ये देख सिया को पता चलता है कि वो ड्रेस कोई साधारण ड्रेस नहीं है, वो जादुई ड्रेस है। तभी सिया वो खाना लेकर अपने माँ के पास चली जाती है और उन्हें सब बात बता देती है। ये सब बात सुन शारदा भी बहुत खुश हो जाती है।
सिया उसके हाथ में आए हुए पैसे भी अपनी माँ को दे देती है। तभी शारदा, मेरी बच्ची, तू तो हमारे लिए सच में लक्ष्मी हो। आज तुम्हारी वजह से हमारे घर में इतना कुछ आया है। ये सब सुन सिया के पिता सुधीर, बेटी, हमारे तो भाग ही खुल गए। अब ये पैसे पहले भगवान के सामने रखो। जी पिताजी। ऐसा कहकर सिया वो पैसे भगवान के सामने रखती है और अपना काम करने चली जाती है। उसी दिन से सिया कॉलेज में जाया करती थी और गरीब लोगों की मदद भी कर दिया करती थी। सिया को कोई भी समस्या हो तो वो उस ड्रेस से कहा करती थी और वो ड्रेस उसकी ख्वाहिश जल्द ही पूरी कर दिया करता था। अब एक दिन सिया उस ड्रेस से, हे जादुई ड्रेस, मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए था। ऐसा कहते ही सिया के सामने सोने का ढेर बन जाता है और सिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोना लेकर सिया सोनार के पास चली जाती है और सोनार को सोना बेचकर उससे आए हुए पैसों से उसके पिताजी का ऑपरेशन करवाती है। सिया के पिताजी का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाता है। ये देख सिया और शारदा बहुत खुश हो जाती है। सिया अब उस ड्रेस की सहायता से अपने जैसे गरीब लोगों की मदद कर दिया करती थी। सिया जरूरतमंदों की मदद करके कॉलेज भी कर रही थी। अपनी बेटी की तरक्की देख शारदा बहुत खुश थी। सब जादुई सोना देने वाली ड्रेस की मदद से हुआ था। उसकी सहायता से बहुत से गरीब लोगों की मदद हुई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कठिन परिस्थितियां बहुत आती हैं, मगर उसका सामना कैसे करना है ये इस कहानी से सीखने को मिलता है। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सुंदरपुर नाम के गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। नंदिनी के पिता शिवराम में खेती का काम करके अपना गुजारा किया करते थे। नंदिनी छोटी थी तभी उसकी माँ चल बसी थी। तब से शिवराम उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की शिवराम की इच्छा थी। एक दिन गांव में चोर घुस आए थे। वो लोगों के घरों में जाकर जेवर, पैसे आदि लूटा करते थे। एक दिन रात को चोर शिवराम के घर पर आए। वो दबे पांव अंदर आ रहे थे। तभी आवाज आने के कारण नंदिनी की नींद खुल गई और नंदिनी उन्हें सिर्फ देख रही थी। चोर घर का सामान इधर से उधर फेंक रहे थे। उन्होंने पैसे और कुछ जवाहरात जमा किए और वो भागने लगे। तभी नंदिनी ने जोर से चिल्लाई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। उसकी आवाज सुन शिवराम नींद से उठ जाता है। तभी उसे उसके घर में चोर दिखाई देते हैं। वो जल्दी जल्दी में जोर जोर से पड़ोसियों को आवाज देता है, चोर चोर, पकड़ो, हमारे घर में चोर है। शिवराम की आवाज सुन सभी पड़ोसी नींद से उठ जाते हैं। ये सब देख चोर सब सामान लेकर घर के पिछले वाले दरवाजे से भाग जाते हैं। उनका शिवराम पीछा करता है, मगर वो चोर शिवराम को एक पत्थर उठाकर मारते हैं। वो पत्थर शिवराम के सर पर लगने की वजह से शिवराम वही बेहोश पड़ जाता है। ये देख नंदिनी वहाँ चिल्लाते हुए आती है। तभी सभी चोर वहाँ से भाग गए थे। अब पड़ोसी आकर शिवराम को अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। शिवराम को सर पर लगने की वजह से गहरी चोट आई थी। शिवराम दवाइयाँ लेकर पुलिस स्टेशन में चोरी की कंप्लेंट करने के लिए जाता है। शिवराम पुलिस से, नमस्ते साहब। नमस्ते, तुम्हारे सर को क्या लगा है? साहब, मेरे घर पर चोरी हुई है। उसी चोरों ने मुझे पत्थर मारकर जख्मी किया है। मेरी कंप्लेंट लिखवा लीजिए साहब। ठीक है, मगर तुमने चोरों का चेहरा देखा है क्या? नहीं साहब, इतनी रात में मैं उनके चेहरे ठीक से नहीं पहचान पाया। ठीक है, जैसे ही हमें पता लगता है हम तुम्हारा सारा सामान ला देंगे। तुम्हारी कंप्लेंट लिखवा दो। ऐसा कहकर पुलिस कंप्लेंट लिखवाकर अपना काम करने चले जाते हैं। शिवराम अपनी कंप्लेंट लिखवाकर घर चला आता है। घर आते ही नंदिनी बहुत रोने लगी और उसके पिताजी से, पिताजी, उन चोरों का कुछ पता चला? उन्हें कब पकड़ने वाले हैं? नंदिनी बेटा, मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट की है। पुलिस वाले अब चोरों को पकड़ने ही वाले होंगे। जब पुलिस वाले उनको पकड़ेंगे तो हमें कॉल करके बताएंगे। ऐसा कहकर शिवराम अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। अब नंदिनी को पता चलता है कि चोर अभी तक पकड़े नहीं गए थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर चोरों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए नंदिनी शिवराम से, पिताजी, वो चोर कब पकड़े जाएंगे? मुझे नहीं लगता बेटी कि अब वो चोर पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब तक पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया होता और अभी तक पुलिस वालों का कोई फोन भी नहीं आया। इसका मतलब पुलिस वालों ने उन्हें नहीं पकड़ा। पुलिस के हाथों वो चोर लगे ही नहीं, वो भाग गए होंगे बेटी। पिताजी, मैं बड़ी बनकर पुलिस अफसर बनूंगी।
हाँ मेरी बच्ची, तुम बड़ी बनकर पुलिस अफसर बनना। हाँ पिताजी, मैं पुलिस बनकर चोरों को पकड़ूंगी और उन्हें सजा दूंगी। मैं तुम्हें पुलिस अफसर जरूर बनाऊंगा मेरी बच्ची। ऐसा कहकर शिवराम अपना काम करने चला जाता है। अब नंदिनी उस दिन से बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। उसकी पढ़ाई की लगन देख उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं, मगर घर में चोरी हो जाने के कारण जो कमाया वही खाना पड़ता था। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। कभी कभार उनके खाने के लाले भी पड़ा करते थे, मगर वो दोनों वक्त संभाल लेते थे। अब नंदिनी बड़ी हो गई थी, वो कॉलेज में पढ़ने जाने लगी थी। उसकी पढ़ाई का खर्चा करके शिवराम के पास कुछ भी नहीं बचता था, मगर वो काम करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन शिवराम का रास्ते से जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते के लोग शिवराम को अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। तभी पड़ोसी कीर्ति नंदिनी को फोन करके, नंदिनी, मैं कीर्ति बोल रही हूँ। हाँ बोलो कीर्ति, कैसे फोन किया? तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है नंदिनी, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या? मेरे पिताजी का एक्सीडेंट कब हुआ? अभी हुआ है, उन्हें अस्पताल में लेकर गए हैं, तुम जल्दी आओ। हाँ मैं अभी निकलती हूँ। ऐसा कहकर नंदिनी फोन रख देती है और जल्दी जल्दी घर आने के लिए निकल जाती है। कुछ घंटों में नंदिनी गांव में पहुंच जाती है और वो जल्दी जल्दी अस्पताल में पहुंच जाती है। अस्पताल में उसके पिताजी को देख नंदिनी रोने लगती है। क्या हुआ है पिताजी आपको? ऐसे कैसे हुआ? आप उठिए ना। ऐसा कहकर नंदिनी बहुत रोने लगती है। कुछ घंटों बाद शिवराम को होश आ जाता है और नंदिनी को सामने देख शिवराम बहुत खुश हो जाता है। शिवराम के ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने के कारण नंदिनी गांव के जमींदार के यहाँ चली जाती है। नंदिनी जमींदार से, जमींदार जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, पिताजी का ऑपरेशन करवाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कितने रुपए चाहिए तुम्हें ऑपरेशन के लिए? मुझे 50,000 रुपए चाहिए जमींदार जी, मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके चुकते कर दूंगी। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगी, आपने मेरी मदद की इसीलिए मैं आपकी जिंदगी भर ऋणी रहूंगी। नंदिनी जमींदार के पैसों से उसके पिताजी का ऑपरेशन करवाती है। अब कुछ दिनों में शिवराम ठीक होकर घर आ गया। नंदिनी अब लोगों के यहाँ काम करके पैसे कमाया करती थी। उसको काम करते देख शिवराम नंदिनी से, नंदिनी, तुम यहाँ लोगों के यहाँ काम क्यों कर रही हो? तुम्हें कॉलेज नहीं है क्या आज? पिताजी, मैं सोच रही थी कि आपकी तबीयत ठीक हो जाने के बाद मैं कॉलेज चली जाऊंगी। मगर बिटिया, तुम्हारी पढ़ाई भी तो उतनी ही महत्वपूर्ण है, ये काम तो होता ही रहेगा। पिताजी, मैंने आपके ऑपरेशन के लिए जमींदार से कुछ पैसे कर्ज लिए थे, उन्हें चुकता करने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने चली जाऊंगी। उसकी बातें सुन शिवराम बड़ी सोच में डूब जाता है। तभी शिवराम नंदिनी से, नंदिनी, तुम मेरी वजह से यहाँ मत रुको, मैं वो पैसे चुकते कर दूंगा। और हाँ, तुम्हें पुलिस अफसर ही बनना है। पिताजी, थोड़े दिन बाद मैं पढ़ाई करने जाने ही वाली हूँ और मैं यहाँ रुककर भी पढ़ाई कर ही रही हूँ। ठीक है, तुमने ठान ही लिया है तो ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शिवराम चुप हो जाता है। अब नंदिनी लोगों के यहाँ काम करके अच्छे रुपए कमाया करती थी। कुछ दिनों बाद शिवराम ठीक हो गया, वो फिर से काम करने लगा था। ये देख नंदिनी बहुत खुश हो गई और दोनों बाप बेटी ने जमींदार का कर्जा सिर्फ 6 महीने में चुकता कर दिया। अब नंदिनी कुछ दिनों बाद फिर से पढ़ाई करने कॉलेज चली जाती है। वहाँ वो पुलिस अफसर बनने की तैयारी भी कर लेती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद नंदिनी के पेपर हो गए। नंदिनी अच्छे गुणों से पास हुई थी और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंदिनी प्रथम क्रमांक से पास हुई थी। ये देख शिवराम बहुत खुश हो गया था। कुछ दिनों बाद पुलिस का सिलेक्शन हुआ। उसमें मैदानी परीक्षा में नंदिनी पात्र हुई और उससे पुलिस अफसर की पोस्ट मिल गई। नंदिनी अपने पिताजी से, पिताजी, मैं आज पुलिस अफसर बन गई, मेरा सपना आज सच हो गया। बेटी, तुमने मेरा सपना आज सच कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर शिवराम के आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी बेटी आज पुलिस अफसर जो बनी थी। नंदिनी उस शहर की सबसे होनहार और होशियार पुलिस अफसर थी, जो हर बुरे काम रोका करती थी और गुनहगारों को सजा देती थी। शिवराम भी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी व्यतीत करने लगा था। आज शिवराम की मेहनत रंग लाई थी, उसके कष्टों का फल आज उसे मिला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में
हमेशा कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। कठिन समय में धैर्य से काम लेना चाहिए और अथक परिश्रम करने चाहिए।